कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने पीएम मोदी से मुलाकात कर जताया आभार। दिल्ली दौरे पर मुलाकात कर लौटे कैबिनेट मंत्री, कहा इस बार बजट में उत्तराखंड को मिली कई सौगातें। हल्द्वानी में हिंदू संगठनों का ऑटो चालक के नाबालिग छात्र के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन। आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग के साथ साथ ऑटो चालकों के सत्यापन की मांग की। टिहरी नगर पालिका क्षेत्र में जल्द खुलेगा मेडिकल कॉलेज। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने टीएचडीसी को दी कॉलेज बनाने की सहमति। राज्य सरकार की 15 हेक्टेयर भूमि पर होगा कॉलेज का निर्माण। पीडब्ल्यूडी और प्रशासन ने की पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने की शुरुआत। 40 चिन्हित पुराने पेड़ों को रिलोकेट करने की प्रक्रिया शुरू। रोड चौड़ीकरण के लिए काटे जा रहे पेड़ों को मिलेगी जीवन। और राहुल गांधी को जाति बताने में शर्म क्यों, देखिए आज रात 8 बजे जागो में युवा पत्रकार सुरेश प्रदोष चौहाड़के जी के साथ। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके लौटे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत। पौड़ी में उन्होंने कहा है कि इस बार उत्तराखंड को बजट में कई सौगातें मिली है और उसी को लेकर कैबिनेट मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताने के लिए दिल्ली से उनसे मुलाकात की दिल्ली में। और कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के लिए 5,500 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इसी तरह से चारधाम यात्रा रूट पर हो रहे NHI के निर्माण कार्य के लिए अच्छा बजट दिया गया है। वही आपदा से लेकर जनजातीय गांवों के विकास और एयर कनेक्टिविटी के लिए बजट दिया गया है, जिसके लिए वो पीएम मोदी का आभार जताने दिल्ली पहुंचे थे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के तौर पे अब विकसित किया जाएगा। वही धन सिंह रावत की पीएम मोदी से हुई मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में बढ़ी हलचल पर कैबिनेट मंत्री ने चुप्पी साधी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कल मेरी बैठक थी और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार बजट में भी उत्तराखंड के लिए लगभग 5,500 करोड़ रुपए रेल कनेक्टिविटी के लिए दिए। हमारी आपदा के लिए पैसा दिया है। चार धाम के जो हमारे NHI के काम हो रहे हैं उसके लिए पैसा दिया है और यहाँ एयर कनेक्टिविटी के लिए पैसा दिया है। अब एयरपोर्ट जो हमारा देहरादून का है वो अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। हमारे यहाँ जनमन योजना के तहत जो हमारे जनजाति गांव हैं उनके विकास के लिए पैसा दिया है। अनुसूचित जाति के गांवों के लिए विकसित करने के लिए वहां के लिए पैसा दिया है। स्वास्थ्य और शिक्षा में भी जितना रुपए हमने मांगा है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात बागेश्वर की करेंगे। बागेश्वर में बद्री दत्त पांडे के नाम से विख्यात महाविद्यालय सत्ता की जोर आजमाइश का अड्डा बन गया है। आपको बता दें कि गुपचुप तरीके से महाविद्यालय बागेश्वर में एबीवीपी बागेश्वर द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम का विरोध करने पर पुलिस ने एबीवीपी और बीजेपी नेताओं की शिकायत पर छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार सहित कुल 6 छात्रों को लूटपाट और मारपीट के धाराओं में गिरफ्तार किया है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि बद्री दत्त पांडे महाविद्यालय बागेश्वर के निदेशक डॉक्टर दीपा कुमारी को छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार सहित अन्य 5 छात्रों की गिरफ्तारी का कुछ भी पता नहीं है। आपको ये भी बता दें कि बागेश्वर महाविद्यालय में पिछले छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी को NSUI से मिली करारी हार के बाद एबीवीपी बौखलाहट में थी। 29 जुलाई की देर रात को एबीवीपी संगठन बागेश्वर के पदाधिकारी, RSS और बीजेपी नेताओं ने गुपचुप तरीके से गुरु दक्षिणा कार्यक्रम किया और जिसका पता न महाविद्यालय प्रशासन को था और न ही बागेश्वर छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार को था। छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार ने जब कार्यक्रम के विषय में जानकारी जाननी चाहिए तो छात्र संघ अध्यक्ष
छात्र पदाधिकारियों और छात्रों के बीच जबरदस्त मारपीट भी देखने को मिली और जिसके बाद एबीवीपी की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत पर छात्र संघ अध्यक्ष और उनके साथियों पर मुकदमा लिखकर गिरफ्तारी की गई। बागेश्वर छात्र संघ अध्यक्ष की मारपीट और लूटपाट के चलते गिरफ्तारी के विरोध में यूथ कांग्रेस बागेश्वर के अध्यक्ष गोकुल परिहार ने एसपी बागेश्वर के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। एसपी बागेश्वर अध्यक्ष का कहना है कि घटनाक्रम के उपलब्ध वीडियो के आधार पर कार्रवाई कर अपराध पंजीकृत किया गया है और अपनी गिरफ्तारी से पहले बागेश्वर छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार ने घटना के बाद महाविद्यालय कैंपस से एक वीडियो भी बनाकर जारी किया था। जो कल की जो घटना घटी है उस पे वो जबकि गंभीर मुद्दा है, हमें पुलिस प्रशासन का भी इसका सहयोग मिला है इस घटना को कंट्रोल में करने के लिए। अभी हमने अपने प्राध्यापक के सभी का मीटिंग बुलाई है कल की घटना का संज्ञान लेने के लिए कि असल में क्या हुआ था, क्योंकि जब तक हम उसका डिटेल में नहीं जाएंगे कि किस टाइप की घटना हुई थी, कैसे घटित हुई थी, क्योंकि हम उसके हिसाब से किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसी निर्णय में पहुंचने के लिए हमने एक मीटिंग बुलाई है सभी प्राध्यापकों की। और हम अब जहां तक मुझे सुनने में आया है, क्योंकि मैं तो उस समय मेरे संज्ञान में ये मैटर नहीं था, जो मुझे सुनने में आया है कि कुछ गुरु दक्षिणा का कुछ प्रोग्राम हो रहा था करके और दो उसमें आपसी गुट भिड़ गए हैं करके। तो अभी लेकिन अभी देखेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा था। इसमें कल डिग्री कॉलेज में एक संगठन द्वारा एक छोटी सभा का आयोजन क्लासरूम में किया जाता है और आरोप है कि इसमें दूसरे संगठन द्वारा वहां पे जाकर वो सभा न होने देना या मारपीट करना की कार्रवाई की। साथ ही दूसरे संगठन द्वारा भी आरोप लगाए गए कि उनके साथ भी मारपीट हुई है। तो इसमें जो वीडियोज़ हमारे सामने आए, जो एप्लीकेशंस हमारे सामने आए, उसमें एक पक्ष द्वारा जो वीडियोज़ दिए उसमें मारपीट साफ तौर से दिखाई जा रही थी और उसमें जो भी रिलेवेंट सेक्शंस थे उसमें धाराएं में एफआईआर दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आज जो हमारे ऑफिस पे जो धरना प्रदर्शन वो किया गया, वो इसी चीज़ को लिया गया कि हमारे पुलिस स्टेशन द्वारा उनकी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया गया। वो एप्लीकेशन चूँकि प्रॉपर माध्यम से नहीं थी, सोशल मीडिया से थी, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं की गई होगी, पर मेरे द्वारा उसको एक्सेप्ट किया गया और उनको आश्वासन दिया गया उसमें जो भी कार्रवाई उस एप्लीकेशन में या छात्र संघ अध्यक्ष द्वारा दी गई तहरीर पर होती है वो भी जल्दी की जाए। देखिए, कल बागेश्वर कैंपस में जो ये एबीवीपी द्वारा जो यहाँ पर इन लोग का एक गुरु दक्षिणा कार्यक्रम चलाया गया था, क्योंकि वो एक इनका राजनीतिक कार्यक्रम था। क्योंकि महाविद्यालय में सिर्फ जो भी प्रोग्राम होते हैं या तो सरकारी स्तर पे होते हैं या फिर एबीवीपी एनएसयूआई का जो इनका व्यक्तिगत संगठन है, जो ये संगठन है, उसमें होता है प्रोग्राम। लेकिन इन लोगों ने अपनी जो राजनीतिक जो वो थी गुरु दक्षिणा कार्यक्रम था उसको लगाया था। उसको लेकर हमारे जो कैंपस के छात्र संघ अध्यक्ष हैं राहुल कुमार जी, उनके द्वारा कैंपस निदेशक को आदरणीय मैडम को पूछा गया कि क्या इन लोगों ने परमिशन ले रखी है, तो मैडम ने साफ इनकार किया। उसके बावजूद दोनों गुट, ये लोग जो एबीवीपी का गुट था ये एनएसयूआई गुट पे हावी हुआ और दोनों गुटों ने आपस में दोनों गुटों का आपस में टकराव हुआ, जिस कारणवश टकराव इतना भयंकर हो गया कि वहाँ पर इन दूसरा गुट ने अपने राजनीतिक जो इनके जो बड़े बड़े शीर्ष पदों में उनको फ़ोन करके पुलिस प्रशासन को यहाँ पर कॉलेज महाविद्यालय में भेजा। उसके बाद इन लोगों के द्वारा हमारे एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर बेफालतू के यहाँ पर धाराएं लगा के उनको अंदर कर दिया गया। उसके बाद हम तमाम कांग्रेस के सभी संगठन के सभी पदाधिकारी यहाँ पर कोतवाल साहब को हम दूसरे पक्ष की ओर से हम क्रॉस एफआईआर की ओर से हम एफआईआर देने गए थे, लेकिन कोतवाल साहब ने हमें एफआईआर लेने से मना कर दिया। यहाँ तक कि सीओ साहब ने भी यहाँ पर एफआईआर लेने के लिए मना कर दिया। क्योंकि आप बताइए, अगर ये एफआईआर अगर हम थाने में नहीं देंगे तो कहाँ देंगे? कोई सब्जी के दुकान में, राशन के दुकान में थोड़ी देंगे। उसके बाद हम तमाम जितने भी हमारे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर एसपी कार्यालय में यहाँ पर धरने में बैठे। उसके उपरांत एसपी साहब ने अभी हमारा जो एफआईआर है उसको ले रखी है। तो हम इसका पुलिस प्रशासन पर भी हम गंभीर आरोप लगाते हैं, क्योंकि देखो सत्ताएं आती हैं जाती हैं, लेकिन कभी भी हो एक पक्ष की नहीं सुननी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर एसपी साहब ने हमें आश्वासन दे रखा है कि हम इसमें जल्द से जल्द से निष्कर्ष करेंगे और हमारी एफआईआर यहाँ पर अभी ले चुके हैं। साथियों, अभी रात के 8 बज रहे हैं और मैं और मेरे सभी एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी, साथियों आप सभी जानते हैं मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ और आज हमारे कैंपस में एबीवीपी द्वारा और कुछ अन्य आरएसएस के संगी लोगों द्वारा हमारे कैंपस में आकर यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा था और अपनी पार्टी का प्रचार किया जा रहा था। साथियों, मैंने
निदेशक मैम से पूछा, DSW सर से पूछा कि आप लोगों से कोई अनुमति है, तो उन लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमसे कोई अनुमति नहीं ली गई। साथियों, उस दौरान मैं एक छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते मैं वहाँ गया, अपने साथियों के साथ वहाँ गया। जब मैं वहाँ गया तो मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई आप लोगों का किस चीज़ का कार्यक्रम चल रहा है। तो वहाँ पर हमारे कैंपस के खुद जो एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और एक हमारे संस्कृत के प्रोफेसर हैं, वो लोग खुद वहाँ पर, और ABVP के सारे कार्यकर्ता वहाँ पर बैठे हुए थे। साथियों, उस दौरान पूछताछ में जब हम लोगों ने पूछा तो उन लोगों द्वारा सीधे हम लोगों पर हाथापाई की गई एवं गाली गलौज की गई। और उस दौरान उनके द्वारा फ़ोन करके जितने भी बागेश्वर ज़िले में जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता जितने भी लोग हैं, वो लोग सब वहाँ पर आकर हम लोगों के साथ मारपीट की गई। और उस दौरान पुलिस फोर्स भी वहाँ आया। पुलिस फोर्स के सामने भी उन लोगों ने हम पर जो है हाथापाई की। अभी भी हम असुरक्षित हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात पंचायती चुनाव की करेंगे। पंचायती चुनावों की समय अवधि नजदीक आते ही उत्तराखंड के ग्रामीण अंचलों से पंचायत चुनावों का कार्यालय बढ़ाने की मांग तेज हो रही है। ग्राम प्रधान संगठन कपकोट के बैनर तले ब्लॉक प्रमुख कपकोट गोविंद दानू के नेतृत्व में कपकोट ब्लॉक कार्यालय की तालाबंदी की गई। पंचायती चुनावों का कार्यालय बढ़ाने की मांग के चलते प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोरोना काल के दौरान ग्रामीण स्तर पर खाली बैठकें नहीं हो पाई और जिस कारण से पर्याप्त समय ग्राम प्रधानों को नहीं मिल पाया। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के पंचायती चुनाव एक राज्य पंचायत चुनाव के तहत करने की मांग भी उठाई गई। उत्तराखंड प्रदेश के 12 जनपदों में चुनाव 2 साल पहले होते हैं, जबकि 2 साल बाद हरिद्वार जनपद में चुनाव होते हैं। और चुनाव में बार-बार आचार संहिता लगने से कई काम जो है प्रभावित होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों का जो तार्किक तर्क देने का तात्पर्य है, इनका कहना का स्पष्ट है कि कोविड 2019 और 20 में गांव में खुली बैठकें नहीं हो पाई, जिससे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो धरातल पर नहीं उतर पाई। और ये बात वास्तव में हमारे प्रदेश के जो माननीय विधायक माननीय मंत्री वो भी मानते हैं। उन्होंने भी लगभग 55 से 60 विधायक और माननीय मंत्री लोगों ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की इस मांग को, एक प्रदेश एक चुनाव की मांग को जायज ठहराते हुए अपना समर्थन पत्र हमारे प्रदेश संगठन को दिया है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा पिछले लगभग 15 दिन से देहरादून में एक आंदोलन किया जा रहा है और हमारी मांग है कि हमारे जो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होते हैं पूरे उत्तराखंड में 13 जनपदों में से 12 जनपदों के चुनाव अलग से होते हैं और हरिद्वार जनपद के चुनाव अलग होते हैं। तो हमारी जो मेन मांग है वो ये है कि एक राज्य और एक पंचायत चुनाव हो। इसी के निमित्त आज हम लोग यहाँ पे पूरे प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में पूर्ण रूप से तालाबंदी कार्यक्रम है। आप देख पा रहे होंगे पीछे पूरा ताला लगा हुआ है, पूरा ब्लॉक बंद है। और आज हमारे कपकोट विकासखंड के सभी ग्राम प्रधानों के द्वारा और साथ में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पर आकर अपनी मांग के लिए पूर्ण रूप से तालाबंदी की गई है। और आने वाले 3 अगस्त को अगर हमारी सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो 3 अगस्त को पूरे प्रदेश भर से हजारों की संख्या में जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं वो देहरादून कूच करने वाले हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार जिला कारागार रोशनाबाद में आयोजित शिव महापुराण कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ है। कलश यात्रा में महिला बंदी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने व्यासपीठ का पूजन कर कथा का शुभारंभ किया है। और इस बीच श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक, बलविंदर चौधरी, सुमित अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु और बंदी मौजूद रहे। कथा व्यास सूर्यकांत बलूनी ने श्रद्धालुओं को कथा का श्रवण कराते हुए बताया कि अमृतमय शिव पुराण कथा के श्रवण से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और इस कथा के प्रभाव से जीवन बदल जाता है और परिवारों में सुख समृद्धि का वास होता है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने कहा है कि जेल में शिव महापुराण कथा के श्रवण से कैदियों के जीवन में बदलाव आएगा। कैदी अपराध छोड़ समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर समाज उत्थान में अपना योगदान दे सकेंगे। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि लगातार कैदियों को धार्मिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए जेल में निरंतर धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं।
ले जाने का आपने जिससे समाज में एक नई दिशा। मोदी जी, हमारे मनोज आर्य जी, जब भी सावन का महीना चल रहा है और ये महादेव का महीना है, इसलिए इस कारागार में भी श्री शिव महापुराण कथा का जो है आयोजन किया जा रहा है और हमारे जितने भी बंदीगण हैं इस कथा का जो है सब जो है आनंद ले रहे हैं। देखिए, आध्यात्मिक वातावरण जो इन कथाओं के द्वारा निर्मित होता है उसका निश्चित रूप से एक सकारात्मक प्रभाव जो है यहाँ के बंदियों में, यहाँ के जनजीवन में पड़ता है। इस कारागार में जितने भी अन्य धर्मों के भी जो लोग हैं, एक सांप्रदायिक सद्भाव के वातावरण में सब रहते हैं और जितने भी आयोजन होते हैं इसमें सभी धर्मों के लोग प्रतिभाग करते हैं और सभी, चाहे वो भागवत कथा हो, चाहे श्री शिव महापुराण कथा हो, सभी जो है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात खटीमा की करेंगे। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीमांत गांव बिरिया मझोला में बीती रात युवक दिनेश चंद्र की कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले में पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने जानकारी देते हुए बताया है कि सूचना मिली कि दूरस्थ ग्राम बिरिया मझोला में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा भी किया जाएगा। जयचंद निवासी बिरिया के तहरीर पर मर्डर केस में अज्ञात के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। वहीं इस मामले में पुलिस ने वीरेंद्र सिंह पुत्र नैन सिंह परिहर को गिरफ्तार किया है। सबसे पहले सूचना हमको अर्ली मॉर्निंग आई खटीमा में एक व्यक्ति है श्री दिनेश चंद, वो 36 साल का रहने वाला है कि सामान्य गांव देहात में काम करता है। उसकी जो है गोली लगने से गोली लगा हुआ बॉडी पड़ा हुआ, तो तत्काल जो हमारा एसएचओ है और सीओ खटीमा है, एसएचओ प्रकाश दानू, सीओ खटीमा सब वहाँ पर रश कर दिए। वो गोली लग के एक व्यक्ति पड़ा हुआ है वो, लेकिन मझोला जो दूरस्थ गांव है उसका भी एक मोहल्ला है जहाँ पर मुश्किल से 7-8 गाँव है, उस गांव से संबंधित ही प्रकरण है ये। ठीक है, क्लियर कट गोली लग के एक व्यक्ति जो है मृत्यु हो गई है। तो आसपास में जो लास्ट में देखे गए हैं वो सारी सीसीटीवी, सीडीआर, वो सारी चीज़ें हम जो है वर्कआउट करने की इसमें है। नियमानुसार वहाँ पे फॉरेंसिक टीम और आपका फील्ड यूनिट और आपका डॉग स्क्वाड सब पहुँच गया है। सर्चिंग ट्रैकिंग का कार्रवाई चल रही है। कुछ संदिग्धों को हमने पूछताछ कर रहे हैं। शीघ्र ही हमें आशा है कि ये उसका पूरा राज बाहर आ जाएगा एंड इसका हम वर्कआउट की तरफ बढ़ेंगे। ये बेसिकली आज अल सुबह लगभग 2-2:30 बजे की घटना है, जिसकी हमें प्रातः जो है सूचना प्राप्त हुई थी लगभग 6-6:30 बजे। उसके बाद वहाँ जाके जानकारी की गई तो वहाँ पर एक 32 वर्षीय पुरुष दिनेश चंद्र जी जो हैं, दिनेश चंद की जो है एक डेथ हुई है, जिसके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। और बेसिकली जो फिजिकल एग्जामिनेशन है उसको देखने से उसमें गनशॉट एक प्रतीत हो रहा था, बट कंफर्मेशन जो है पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के बाद होता ही है। और इसमें अभी तक फिलहाल हमें तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, परंतु मामला जो है ये लग रहा है हत्या से संबंधित। उसमें जैसे ही तहरीर आती है वो विधिक कार्रवाई की जाएगी और अपने स्तर से हम लोगों ने ऑलरेडी जाँच इसकी शुरू कर दी है और मौके से फील्ड यूनिट ने भी एग्जिबिट्स उठाए हैं, डॉग स्क्वाड भी मौके पे आया था। जो प्रोसीजर है हमने उसके हिसाब से ऑलरेडी कार्रवाई हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसी तहरीर आती है हम सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसकी विवेचना करेंगे और हमें उम्मीद है कि शीघ्र। उत्तराखंड में यात्री वाहनों में अब डस्टबिन होना जरूरी है। जी हां, जिसको लेकर परिवहन विभाग भी अब सख्त होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी का कहना है कि जो भी यात्री वाहन उत्तराखंड के अंदर एंट्री करते हैं या फिर 4 धाम यात्रा में जाते हैं, सभी पर डस्टबिन होना अनिवार्य है। इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि पहले भी यह नियम था कि सभी वाहनों के अंदर डस्टबिन होना अनिवार्य है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब मुख्य सचिव के निर्देश के बाद इसको सख्ती से लागू किया जा रहा है और यदि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में डस्टबिन नहीं रखता है तो उस पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि परिवहन विभाग डस्टबिन को लेकर अब सख्त हो गया है। सभी चेक पोस्ट पर इसकी चेकिंग की जा रही है।
चेकिंग के साथ साथ वाहन चालकों को जागरूक भी किया जा रहा है और वो अपनी गाड़ी में हर सीट पर डस्टबिन लगाए या फिर कोई बैग लगाए जिसमें कि यात्री कूड़ा डाल सके। और इससे उत्तराखंड के अंदर साफ सफाई भी बनी रहेगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि यात्री चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर पानी की बोतल खाली करके रैपर, बोतल आदि गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं, जिससे सड़कों पर कूड़ा फैलता है और दुर्घटना होने की भी संभावना बनी रहती है। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें, इसको लेकर अब सख्त कदम उठाया गया है और अब ऐसा करने पर अगर कोई भी यात्री सड़क पर इस तरीके से कूड़ा फेंकता है तो चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही मैं कहूँगा ज़रूरी एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो यात्री वाहन हैं उन यात्री वाहनों में डस्टबिन या गार्बेज बैग लगा होना चाहिए। होता क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, लोकल गाड़ियाँ भी हमारे यहाँ हैं, उसमें टूरिस्ट कई बार क्या होता है कि कूड़ा करकट बाहर फेंक देते हैं, जिससे प्रदूषण भी फैलता है और यह पर्यावरण के लिए भी सही नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पहले भी डिसीजन लिया गया था, अभी माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदया ने भी इसमें विशेष जोर दिया है और निर्देश दिए गए हैं उनके द्वारा कि जो यात्री वाहन हैं, खासकर जो चार धाम यात्रा पे वाहन जा रहे हैं, उसमें डस्टबिन लगा हो या गार्बेज बैग। अगर डस्टबिन लगाने की जगह नहीं है तो देखा होगा कि ढेर सारे अलग अलग किस्म के गार्बेज बैग आते हैं, इसको पीछे आप लगा देंगे तो उसमें एक पॉकेट होता है, उसमें लगा देंगे तो उसमें आप रख सकते हैं। और जहाँ कहीं आप रुके, जहाँ बाहर डस्टबिन लगा हुआ है, वहाँ उसको डाल दीजिए आप। तो जो गाड़ियों में खासकर जो खाने के बाद या फल के टुकड़े या केले के छिलके इत्यादि रहते हैं, बॉटल्स रहते हैं, लेज़ के रैपर्स होते हैं, देखा होगा जगह जगह बिखरे होते हैं, तो इन सब से बचाव के लिए ये डस्टबिन रखना ज़रूरी है और यह मैंडेटरी भी है। अब हम लोग अभियान भी चलाने जा रहे हैं, बीच बीच में कार्रवाई हम लोग करते भी हैं, लेकिन इसको विशेष रूप से फोकस करते हुए यात्री वाहनों में डस्टबिन या गार्बेज बैग अगर नहीं पाया जाएगा तो उनका चालान किया जाएगा। और अब आगे बढ़ते हुए बात हरिद्वार की करेंगे। आज हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में स्थित देवलोक कॉलोनी का निवासी 14 साल का अक्षत तोमर प्रेम नगर आश्रम पुल के पास संतान साक्षी घाट पर स्नान करने के लिए आया था और आपको बता दें कि स्नान के दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वो बहते हुए पुल के नीचे लटककर जंजीरों में फंस गया। लेकिन उस समय वहां पर एसडीआरएफ की एक सतर्क टीम वहां पर तैनात थी। टीम के सदस्यों ने तुरंत स्थिति को समझते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए अक्षत को सकुशल रेस्क्यू कर बाहर निकाला और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम ने अपनी दक्षता और समर्पण का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इन सभी बहादुर जवानों की सतर्कता और तत्परता की वजह से एक बालक की जान बचाई जा सकी। हरिद्वार के स्थानीय लोगों ने इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीम की प्रशंसा की और उनके सराहनीय साहसिक जो कार्य उन्होंने किया उसके लिए उनकी सराहना यहां पर स्थानीय लोगों के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि रेस्क्यू करने वाले एसडीआरएफ टीम में सब इंस्पेक्टर आशीष त्यागी, एडिशनल सब इंस्पेक्टर परविंदर धसमाना और इसी के साथ मुख्य आरक्षी कपिल कुमार समेत 8 सदस्य वहां पर शामिल थे। और अब बात नई टिहरी की करेंगे। नई टिहरी के भागीरथीपुरम के समीप वार्ड संख्या 3 में ग्राम इड़िया में मेडिकल कॉलेज बनेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय के प्रस्ताव पर टीएचडीसी को दिए मेडिकल कॉलेज बनाने पर सहमति दे दी है। टीएचडीसी राज्य सरकार की 15 हेक्टेयर भूमि पर कॉलेज बनेगा। विधायक किशोर की अध्यक्षता में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश नौटियाल, सीएमओ श्याम विजय और इसके साथ के गुप्ता, आरके गुप्ता, अधीक्षक अभियंता पुनर्वास, टीएचडीली इंडिया लिमिटेड के अधिशासी निदेशक एलपी जोशी और अधिकारियों के संबंध में समन्वय बैठक भी हुई है। जगह कहाँ हो सकती है बताओ भाई, इसके हिसाब से जगह के मालिक को दोनों बैठे हो। सर हमने यहाँ पर ना 2 जगह सर्वे कराया जो आप कि सबसे पहले जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, फिर पानी चाहिए, फिर अन्न चाहिए और फिर कोई बीमार हो जाए
तो उसको तुरंत जो है उसका इलाज हो जाए। तो मैं बहुत आभारी हूँ हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं ऊर्जा के मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, THDC के हमारे CMD जो है बिश्नोई साहब का, हमारे जिलाधिकारी मयूर जी का और साथ में LP जोशी जी का, कि एक बहुत लंबे समय से एक ज़रूरत भी थी और साथ में हम लोग उस पर कोई ज़्यादा काम भी नहीं कर पाए। 2006 में एक घोषणा मुख्यमंत्री जी से करवाई थी, यहाँ मेडिकल कॉलेज कोटी कॉलोनी में बनना था। तब से लेकर के 18 साल हो गया। परसों जब माननीय मंत्री जी आए तो मैंने ऐसे उनसे जिक्र कर लिया और उन्होंने जो काम किया है, मेरे ख्याल से या तो नरेंद्र मोदी जी ऐसा काम कर सकते हैं या मनोहर लाल खट्टर जी कर सकते हैं कि उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि इट विल बी डन और THDC को कहा कि आप इस अस्पताल को बनाओ और बना करके जो है राज्य सरकार को दे दो, वो इसको चलाएंगे। तो आज हमने इस पर बैठक की थी। ज़मीन कहाँ पर हम लोग उसको बनाएंगे वो चिन्हित की गई है और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते तक इस पर लगभग सारा काम हो जाएगा और यहाँ से रिपोर्ट बन करके MCI से भी। और अच्छी बात क्या है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी, वो भी पर्वतीय क्षेत्र से हैं, वो यहाँ की समस्याओं के बारे में भली भांति अवगत भी हैं, तो वहाँ से भी हमको मदद मिल जाएगी। इसमें माननीय विधायक जी भी थे और THDC से ED भी थे। तो जैसा कि एक सैद्धांतिक सहमति THDC के द्वारा दी गई है कि वो मेडिकल कॉलेज निर्माण में राज्य सरकार का सहयोग करेंगे, तो उसी क्रम में जो हमने भूमि चयनित करी थी वहाँ पर ईडिया विलेज जो है वहाँ पर एक सफिशिएंट लैंड जो होती है वो मिल रही है, उसका जियोलॉजिकल स्टडी हम करा रहे हैं। साथ ही एक इनिशियल कमेटी जो शासन और जनपद के अधिकारियों की बनी थी, उन्होंने भी उसको उपयुक्त पाया है, उसकी कनेक्टिविटी को देखते हुए, वहाँ पे क्या है स्थिति उसको देखते हुए। तो इसी क्रम में हम शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं। अब लैंड ट्रांसफ़र की कार्रवाई करेंगे और साथ ही जो प्रपोजल होगा लैंड ट्रांसफ़र के साथ जियोलॉजिकल स्टडी के साथ उसको शासन भेजेंगे और THDC के भी उसमें सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है। इसको अतिशीघ्र हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बैठक में बात हुई है कि करीब 5 हेक्टेयर भूमि हमारी THDC के नाम से है और क्योंकि हम इसको और अन्यथा कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं इस भूमि को, तो मेरे हिसाब से इस भूमि को बहुत ही ये पुण्य काम है। मेडिकल कॉलेज अगर बन जाता है यहाँ पर तो उसको देने में। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।